में क्या हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि पुतिन का विमान गायब हो गया है। यूक्रेन के हवाले से खबर है यूक्रेनी मीडिया से कि पुतिन का विमान गायब हो चुका है, लेकिन कौन ले गया? क्या विद्रोही ले उड़ा पुतिन का विमान? क्या पुतिन उस विमान में थे? आपको बताऊंगा। बड़ी खबर इस बीच ये, लेकिन आपको बता देंगे लड़ाई बड़ी हो गई। ये है पुतिन का दोस्त, पुतिन का करीबी रहा, जो अब पुतिन का विद्रोही बन गया। इसका नाम है येवगेनी। येवगेनी अब पुतिन का तख्ता पलट करना चाहता है, पुतिन को हटा देना चाहता है गद्दी से, लेकिन क्या ये कर पाएगा ये आपको बताऊंगा। लेकिन इसने किया क्या है, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, इसकी आर्मी है, ये विद्रोही आर्मी है जो पुतिन और पुतिन के घर की तरफ बढ़ रही है। इसे कहते हैं वैगनर ग्रुप, और ये जो ग्रुप है यही पुतिन विद्रोही हो चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पुतिन की सेना पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। पुतिन ने भी अपनी सेना को लगा दिया है सड़कों पर। रशियन आर्मी इस वक्त घूम रही है और किसी भी तरह विद्रोही अंदर ना घुसने पाए, इसकी कोशिश है। अगली तस्वीर दिखाइए क्या कर रही, ये देख रहे हैं विद्रोहियों ने डिपो में आग लगा दिया है, ऑयल डिपो में। पुतिन अपने घर को संभालना उनके लिए चुनौती हो गई है विद्रोह के बाद। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक शहर के ऑयल डिपो में आग लगा दी गई है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये वो विद्रोही है जो पुतिन का तख्ता पलट करना चाहते हैं, पुतिन का करीबी, और उसके सेना ने पुतिन के एक डिपो में आग लगा दी है। देख रहे हैं ऑयल डिपो बताया जा रहा है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। एक मोर्चे पर पुतिन यूक्रेन से लड़ रहे हैं, दूसरे मोर्चे पर अब पुतिन को घर में लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार हो गए। पुतिन कैसे एक्शन लेंगे, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं फायरिंग शुरू हो गई है। जिस शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा किया उसमें फायरिंग हो रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, गोलियों की गड़गड़ाहट आप सुन पा रहे हैं, सुनिए। ये वो शहर है जिस पर पुतिन विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। रूस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस के शहर के अंदर ये कब्जा हो गया है। पुतिन अब इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑयल डिपो ही नहीं गिराया, शहर पर कब्जा ही नहीं किया। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, पुतिन का हेलीकॉप्टर गिरा दिया है, रूसी हेलीकॉप्टर जो विद्रोहियों ने गिरा दिया है। रूस के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हेलीकॉप्टर में आग लग गई है और उसके बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर। पुतिन को यह विद्रोह भारी पड़ रहा है, लेकिन पुतिन किसी को बख्शने वाले नहीं है, चुन चुन कर हिसाब लेने वाले। ये देखिए रूसी हेलीकॉप्टर जिसके पर खच्चे उड़ गए, विद्रोहियों ने मार गिराया है। पुतिन क्योंकि एक्टिव हो गए, उनकी सेना एक्शन में आ गई है, जिसके बाद तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। अब ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं वैगनर ग्रुप को आप देख रहे हैं जो सड़कों पर एक्शन लिए हुए हैं। ये वो शहर जिसमें कब्जा कर लिया है विद्रोहियों ने, ये नजर आ रहा है आपको, जगह जगह वो विद्रोही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, किस तरह आप देखेंगे फुटपाथ पर, ये देखिए टैंक, सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं जिन शहरों पर कब्जा हुआ है पूरी तरह से। ये वो ग्रुप जो इससे पहले यूक्रेन में लड़ भी रहा था, अब अंदर रूस के अंदर कब्जा किया। ये देखिए पोजीशन लिए हुए, ये वो विद्रोही हैं जिन्होंने पुतिन को गद्दी से हटाने की ठानी है न। और ये उसका ऑफिस है, ये ऑफिस की तस्वीर आप देख रहे हैं, वैगनर ग्रुप के ऑफिस की तस्वीर है। ऑफिस के बाहर देखिए कैसे पोजीशन लिए, बाहर टैंक्स नजर आ रहे हैं आपको। इस शहर पर कब्जा कर लिया। अगली तस्वीर दिखाई। अब देखिए लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है, ये देखिए लोग सड़कों पर लेटे, स्थानीय लोग जो सिविलियंस हैं वो सड़कों पर लेटे सरेंडर की मुद्रा में, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं, पुतिन ने एक्शन का ऑर्डर दे दिया है। ये जितनी भी तस्वीर आ गई उसके बाद पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। देखिए रिपोर्ट। बगावत से गुस्से में आ गए हैं पुतिन। वैगनर विद्रोहियों के खिलाफ पुतिन का रौद्र रूप। मॉस्को की सड़कों पर पुतिन ने उतार दिए हैं अपने टैंक। यूक्रेन से जारी जंग के बीच वैगनर विद्रोही ग्रुप ने पुतिन से बगावत कर दी। सत्ता के लिए वैगनर ने पुतिन पर ही हमला कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद पुतिन अब बदला लेंगे। क्रेमलिन में पुतिन खुद दुश्मनों के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे हैं। पुतिन की फौज ने वैगनर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेचन्य सेना भी मैदान में उतर चुकी है। कसाई कहे जाने वाले रमजान कादिरोव को पुतिन ने दुश्मन की सफाई का आदेश दे दिया है।
पुतिन का कसाई अब रूस की सड़कों पर दुश्मन का खून बहाना शुरू करेगा। भाई जल्दी से आपको बता रहा हूं, रूस के अंदर इन विद्रोहियों ने किस शहर पर कब्जा कर लिया है पुतिन के, और सिर्फ 3 घंटे 300 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 5 से 6 घंटे में पुतिन तक पहुंच सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो आपको नक्शा नजर आ रहा है, इसमें आप देखिए रोस्तोव जो नजर आ रहा है, रोस्तोव पर टारगेट है। ये जो रोस्तोव है, ये यूक्रेन से लगता हुआ शहर है, देख रहे हैं, ये यूक्रेन के बॉर्डर से मिलता है, और इस रोस्तोव पर कब्जा कर लिया है विद्रोहियों ने। अब ये कहां पड़ रहा है, देखिए रोस्तोव से मॉस्को ज्यादा दूर नहीं है, मॉस्को की दूरी 300 किलोमीटर है रोस्तोव से, 6 घंटे की रास्ता है। ये बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं पुतिन के, मॉस्को में रहते हैं पुतिन। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन ने किस तरह से सड़कों पर मॉस्को में टैंक्स उतारे हैं। न सिर्फ टैंक, ये देखिए तस्वीरें दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं मॉस्को की सड़कों पर भी टैंक नजर आ रहा है, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही, पुलिस ट्रेन लीजिए जरा, ये देख रहे हैं, यानी पूरे मॉस्को को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्रेमलिन जहां रहते हैं उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिक्योरिटी मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स मौजूद है, पुतिन की सेना मौजूद है कि मॉस्को में विद्रोही किसी भी हाल में घुसने नहीं पाए। आइए अब मैं आपको बताता हूं पुतिन के खिलाफ जिन्होंने बगावत की, ये बगावत करने वाले कौन है, ये क्या चाहते हैं पुतिन से। आखिर पुतिन के दोस्त हुआ करते थे, आज ऐसा क्या हो गया जो पुतिन के खिलाफ आकर खड़े हो गए और पुतिन को गद्दी से हटाना चाहते हैं। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं इमारत, ये है पुतिन का घर, क्रेमलिन इसी को कहते हैं। अगर आपने रूस में सुना हो क्रेमलिन का नाम, तो ये है क्रेमलिन बिल्डिंग। छावनी में तब्दील है पूरी तरह से। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन की नई मुश्किल है ये। प्राइवेट आर्मी वैगनर ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला है। रोस्तोव शहर पर प्राइवेट आर्मी ने कब्जा कर लिया है। रोस्तोव का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी वैगनर के कब्जे में है। रोस्तोव की सड़कों पर वैगनर की बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं। और आपको बताऊं, वोरोनेश शहर एक और शहर है, उस पर भी प्राइवेट आर्मी ने कब्जा कर लिया है। 2 शहरों पर कब्जा हो चुका है और दावा ये कर रहे हैं ये लोग कि हमने 3 शहरों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर मार गिराने का भी दावा है। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। प्राइवेट आर्मी तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रही, यानी पुतिन की तरफ तेजी से विद्रोही बढ़ रहे हैं। मॉस्को से 6 घंटे की दूरी पर पुतिन है, सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर विद्रोहियों के पुतिन है। जंग के बीच मॉस्को में हलचल बढ़ गई है। इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सब पर नजर बनाए हुए हैं। मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं। रूस की सेना मॉस्को की सीमा पर तैनात हो गई है। रूस की राजधानी मॉस्को में इस वक्त हाई अलर्ट है। आपको बताऊं कि राजधानी को जोड़ने वाले हाईवे बंद कर दिए गए। वैगनर आर्मी को 2014 में बनाया गया था। अब मैं बताऊं विद्रोह कौन कर रहा है। जो आर्मी 2014 में बनाई थी पुतिन ने, यह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, लेकिन इन्हें रूसी सेना की प्राइवेट आर्मी माना जाता है। यानी रूस की एक मुख्य सेना है और एक प्राइवेट आर्मी है। वो लोग जो अलग से काम करते हैं, सेना का हिस्सा नहीं होते, लेकिन सेना की तरह काम करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित कराने का आरोप भी इन पर लगा था। सेना के बराबर मिलिट्री स्ट्रक्चर खड़ा रखा है इन्होंने। यूक्रेन की सीमा से सटे इलाका जो रोस्तोव मैंने आपको दिखाया, उसमें यह है। यहां पर प्राइवेट आर्मी का रिक्रूटमेंट सेंटर भी है और अपनी निजी सेना का नुकसान कम से कम हो, इसलिए बहुत से मुल्क ये प्राइवेट आर्मी बनाते हैं। पुतिन ने भी ऐसी प्राइवेट आर्मी बनाई है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या क्या कुछ कह रहे हैं, पुतिन की आर्मी क्या एक्शन लेने वाली है, सुनिए। कोई इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि अपने ही देश की कैपिटल पर चढ़ दौड़ेगा लाख लोग लेके। लाख लोग क्या हैं? लाख लोग होते क्या हैं? रूस की मिलिट्री कच्चा चबा जाएगी लाख लोगों में। और ये पुतिन के लिए, अभी जो लोग कह रहे हैं ना पुतिन का खेल खत्म है, और क्या पुतिन का खेल खत्म है, बड़ी बड़ी सुर्खियां टीवी पे चल रही है। पुतिन का कोई खेल वेल खत्म नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्टेप पुतिन क्या करेगा। पुतिन बोलेगा कि आप लोग सब मुझसे ये सवाल पूछते थे कि यूक्रेन में मैं जीत नहीं रहा हूं, क्यों नहीं जीत रहा हूं? ये कारण है, मेरे बगल में गद्दार बैठे हुए थे इसलिए नहीं जीत रहा था। अब मैं यूक्रेन को बाद में देखूंगा, पहले मैं गद्दारों को सेट करूंगा। ये बात होने वाली है, आप नोट कर लीजिएगा ये बात। कुछ दिनों के बाद ये बयानिया, ये नैरेटिव मॉस्को से निकलेगा कि साहब हम जीतते कैसे, जब हमारी पीठ पे खंजर भोंकने वाले हमारे खुद के भाई थे। और वैगनर ग्रुप हो जाएगा विलन, रशिया हो जाएगा हीरो, और फिर रशिया ठोकेगा यूक्रेन को।
लेकिन हां, पुतिन के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। लेकिन अगर पुतिन अगर स्मार्टली ये गेम खेले दोस्तों, अगर स्मार्टली ये गेम खेले तो पूरा नैरेटिव वो वैगनर ग्रुप के थ्रू चेंज कर सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि पुतिन का विमान गायब हो गया है। यह बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, पुतिन को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि पुतिन का विमान रडार से गायब हो गया है। यह खबर है, यह यूक्रेन की मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। पश्चिमी मीडिया का पुतिन पर आरोप है कि पुतिन लोकेशन छिपा रहे हैं। यह विमान गायब हुआ है, वैगनर ने गायब किया है, या पुतिन अपनी लोकेशन छिपा रहे हैं। इस स्थिति में आइए पुतिन का वो खास विमान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो विमान कैसा दिखता है ये देख रहे हैं। ये पुतिन अपने विमान में बैठ रहे हैं। ये खास विमान है पुतिन का। ये किस तरह का एक बख्तरबंद गाड़ी कह लीजिए, उड़न खटोला कह लीजिए। आइए मैं आपको बताता हूं पुतिन का विमान आखिर गया कहां, कौन ले उड़ा पुतिन का विमान, किन खासियतों से लैस है, पुतिन खुद गायब हो गए क्या। यह आपके सामने आ गया पुतिन का अत्याधुनिक विमान। विमान के अंदर पुतिन को आप देख रहे हैं। मॉस्को से राष्ट्रपति के एक विमान निकलने की खबर आई है। खबर यह, यूक्रेनी मीडिया का दावा है पुतिन विमान में सवार थे। विमान ने सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी और कुछ ही देर में रडार से गायब हो गया यह विमान। पश्चिमी मीडिया ने भी पुतिन को लेकर यह दावा किया है। पुतिन पर अपनी लोकेशन छिपाने का दावा किया गया है। रूस ने विदेशी मीडिया के दावों को झूठा बताया है। राष्ट्रपति पुतिन के क्रेमलिन में होने का दावा भी किया जा रहा है। क्रेमलिन से ही पुतिन हालात पर नजर रखे हो। क्रेमलिन, जो तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई, जो पुतिन जा रहे थे। रूस के पीएम, डिप्टी पीएम को लेकर भी दावा किया जा रहा है। दोनों के मॉस्को छोड़ देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रूस ने इन दावों को खारिज किया है अब तक, जिसमें एक स्काई बंकर की भी योजना बताई जा रही है। मतलब विमान जो बंकर का काम करेगा उसमें भी जा सकते हैं, जिस पर गोलियों, रॉकेट का असर नहीं होगा। यह ऐसा विमान है जो मिसाइल हमले को आसानी से झेल सकेगा। यह इसकी खासियत है, जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। क्या इसीलिए पुतिन इस विमान में आ गए? पुतिन के इस विमान का नाम है डूम्सडे विमान। आइए अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। डूम्सडे विमान को आपने देख लिया। तस्वीर देखिए जरा कि किस तरह से वैगनर ग्रुप, कैसे पुतिन विद्रोहियों से देख रहे हैं, सिर्फ 6 घंटे दूर है। ये जो मैं टैंक की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये सारे टैंक मॉस्को के लिए रवाना हो गए, पुतिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। इसमें वैगनर ग्रुप है, ये विद्रोही ग्रुप के टैंक हैं जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है 6 घंटे में पुतिन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए पुतिन विमान में है, पुतिन गायब है। कहां गए पुतिन? 6 घंटे में ये विद्रोही पहुंच जाएंगे। उससे पहले क्या किया गया देखिए, तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, विद्रोही ना पहुंच जाए इसलिए मॉस्को को जाने वाला जो ब्रिज है वो उड़ा दिया गया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये वो ब्रिज है। आपको याद होगा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस वक्त यूक्रेन ने अपना ब्रिज उड़ा दिया था, जिससे सेना अंदर दाखिल ना होने पाए। उसी तरह ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विद्रोही वहां से रवाना हुए और यहां पुतिन की सेना ने वो ब्रिज उड़ा दिया है कि वो विद्रोही मॉस्को के अंदर, राजधानी के अंदर पुतिन तक ना घुस पाए। इसलिए ये पुल गिरा दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। आइए अब मैं दिखाता हूं आपको जहां पुतिन है वहां की हालत क्या है। ये देखिए, सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये देख रहे हैं, ट्रकों की लाइन लगी हुई है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है मॉस्को के अंदर, राजधानी में। ये है क्रेमलिन, यहां रहते हैं पुतिन। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे क्रेमलिन कहते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन अब आर पार की तैयारी है। पुतिन अब अपने विद्रोही को बख्शने वाले नहीं है। ये पुतिन के दोस्त हुआ करते थे। आज इन्होंने साफ कर दिया कि वो पुतिन का हर हाल में तख्ता पलट कर देंगे। पुतिन कह रहे हैं वो उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए जरा, दोनों एक दूसरे पर कैसे हमला कर रहे हैं और पुतिन ने इसके लिए किसको लगाया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए जरा, देख रहे हैं पुतिन को आप। पुतिन के विद्रोही का कहना है, ये कह रहे हैं हमारे पास 25,000 लड़ाकों की फौज है। यानी पुतिन के खिलाफ जिन लोगों ने विद्रोह किया है, रिवोल्ट किया, उनके वो 25,000 की संख्या में। कहना है हमने अपना लक्ष्य तय कर रखा है, हम मरने के लिए भी तैयार हैं,
हम अपनी मातृभूमि और रूसी नागरिकों के लिए खड़े हुए हैं। रोस्तोव शहर की घेराबंदी कर ली है, फिर मॉस्को की तरफ बढ़ जाएंगे, मॉस्को की तरफ बढ़ चुके हैं। रास्ते में जो भी आएगा हमारे लड़ाके उसे तबाह कर देंगे। वैगनर ग्रुप देशभक्त है और हम सरेंडर नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन को गलतफहमी हुई, उनका कहना है हमने रूस की जनता को धोखा नहीं दिया है, पुतिन ने गलत रास्ता चुना है और रूस को जल्द नया राष्ट्रपति मिलेगा। यानी वैगनर ग्रुप जो बढ़ रहा है वो पुतिन को गद्दी से हटाने के लिए बढ़ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि रूस को अब नया राष्ट्रपति मिलेगा। पुतिन ने कहा, प्राइवेट आर्मी की बगावत के बाद पुतिन कैमरे पर आए और पुतिन ने रूस की जनता को संबोधित किया। पुतिन ने कहा वैगनर ने यानी वैगनर ग्रुप ने पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है। यह सेना को चुनौती है सीधी सीधी, हम हर हाल में नागरिकों की रक्षा करेंगे और निजी हितों के चलते हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। पुतिन कह रहे हैं ये इनके निजी हित है जिसकी वजह से ये धोखा दे रहे हैं। जो कोई भी विद्रोह करेगा उसे दंडित किया जाएगा, जिसने भी देशद्रोह किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है और सशस्त्र विद्रोह भड़काने का आरोप लगा है इनके ऊपर। आइए जरा सुनिए, विद्रोही को भी सुनिए जो पुतिन का तख्ता पलट करने निकला है और पुतिन क्या कह रहा है, दोनों को सुनिए। Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления. Политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братьев. आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रूस में कैसे लोग सड़कों पर निकल आए, क्या कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, भीड़, डर की वजह से, खौफ की वजह से लोग सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं, भाग रहे हैं लोग गाड़ियों के चारों तरफ। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, अफरा तफरी का माहौल है, इतनी अस्थिरता है, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है देश में। देखिए लोगों की भीड़, लोग घरों से निकलकर भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं, दहशत में है, डरे हुए, सहमे हुए। उन्हें पता है कि मॉस्को की तरफ विद्रोही बढ़ रहे हैं, न जाने ये विद्रोही क्या करेंगे आने वाले वक्त में। आइए अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये जिस शख्स ने विद्रोह किया है ये कोई और नहीं, ये पुतिन का दोस्त, पुतिन का यार है। ये उसका ऑफिस आप देख रहे हैं, वैगनर ग्रुप का ऑफिस है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं वैगनर ग्रुप का ऑफिस, जो इसका हेड है। ये पुतिन के यहां खाना बनाता था, या मैं कहूं पुतिन को खाना परोसता था। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, इसीलिए कहा जा रहा है पुतिन का रसोइया बागी हो गया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन को जो आदमी ग्लास में पानी डाल रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो शख्स ग्लास में पानी डाल रहा है यही है वो विद्रोही जो पुतिन को खाना परोसता था, पुतिन को पानी सर्व कर रहा है। अब ये था वैगनर ग्रुप में जो यूक्रेन में लड़ रहा था, अब पुतिन के खिलाफ ही बंदूक उठा ली। इसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन का रसोइया कहा जाता है। ये पहले रेस्टोरेंट चलाया करता था और जहां पुतिन अक्सर खाना खाने के लिए जाया करते थे। धीरे धीरे पुतिन के करीबी सहयोगी बन गया। रूसी सरकार से करोड़ों रुपए के इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। 5 सालों में 26,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिले। सेना को खिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले थे इसको। राष्ट्रपति के भोज की मेजबानी का भी मौका मिला इसे। येवगेनी ही वैगनर ग्रुप को फंड करते हैं। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट आर्मी है। यूक्रेन के बाखमुत में हमले के बाद तलखी बढ़ गई है इनकी। प्राइवेट आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में मिसाइल से हमला हुआ था। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए। प्रिगोजिन ने इसको लेकर रूस को दोषी ठहराया, यानी पुतिन को दोषी ठहराया जो इनके लड़ाके मारे गए। यूक्रेन जंग को लेकर रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाए थे। पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है येवगेनी। कट्टरपंथियों के बीच बहुत लोकप्रिय भी है ये। येवगेनी
का तख्ता पलट का प्लान है कि किसी भी सूरत में पुतिन का तख्ता पलट करके रहेंगे। आइए मैं आपको बताऊं, लेकिन पुतिन गद्दी नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ये तय कर चुके हैं, देख रहे हैं आप, पुतिन गद्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। पुतिन तख्ता पलट का प्लान फेल करेंगे पूरी तरह से। अगली तस्वीर दिखाइए। इसलिए पुतिन ने क्या किया है, आर्मी को अलर्ट कर दिया है, पूरी आर्मी को लगा दिया है। ये आप देख रहे हैं रूस की सड़कों पर पुतिन की आर्मी आपको नजर आ रही है, जाम लगा हुआ, सैकड़ों गाड़ियां एक साथ एक कतार में नजर आ रही हैं। पुतिन किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। पुतिन के सामने चुनौती है, या तो मारेंगे या फिर मारे जाएंगे। देखिए जरा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टैंक पर पुतिन है और दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप को आप देख रहे हैं। रूस में तख्ता पलट की कोशिश थी, दरअसल 25,000 सैनिकों के साथ बगावत की कोशिश थी। प्राइवेट आर्मी ने पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश की। पहले पुतिन के इशारे पर यूक्रेन में इन्होंने खून बहाया, क्रेडिट नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। रूसी रक्षा मंत्रालय पर भी आरोप लगाया है, यूक्रेन में जीते शहर छीनने का आरोप लगाया है और पुतिन को सत्ता से हटाने की कसम खा ली। रूसी सेना के मुख्यालय को घेर लिया। इस वक्त बगावत की खबर मिलते ही पुतिन फौरन एक्शन में आ गए। लोगों से घरों में रहने की अपील की है पुतिन ने। मॉस्को में प्रवेश के सारे रास्ते पर सेना तैनात कर दी गई। रूस की राजधानी मॉस्को में अलर्ट है। इस वक्त सड़कों पर टैंक उतार दिए गए हैं। वैगनर चीफ पर देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। वैगनर चीफ की गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए हैं पुतिन ने कहा है बागियों को करारा जवाब दिया जाएगा। पुतिन ने नए कानून को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच रूस में मार्शल लॉ लगाने की तैयारी है। मार्शल लॉ पर 30 दिन की जेल होगी जिसने तोड़ा। इंटरनेट पर पाबंदी लग सकती है। इसलिए जो हालात बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पुतिन किसी को बख्शने वाले नहीं है। सुनिए जरा मेजर गौरव आर्या क्या कह रहे हैं। वैगनर ग्रुप को फंड कौन कर रहा है, उनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है? क्योंकि इनको कोई ना कोई तो चाहिए ना, कोई ना कोई तो चाहिए जो इनकी फंडिंग करेगा। ये तनख्वाहें कैसे दे रहा है? कैसे आप किसी बोलेंगे कि तुम लड़ जाओ, अगर मर जाते हो तो मर जाओ, कोई बात नहीं, इनका इंश्योरेंस भी होगा। इसने वैगनर ग्रुप वाले ने कुछ तो बोला होगा उस वैगनर के जो सिपाही है उसका कि भाई अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को हम इतने देंगे, इतने लाख रुपए देंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे। ये सब एक सिस्टम होता है पूरा। जब भी आप कोई भी फोर्स रन करेंगे इसका एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या है, उसके लिए पैसे कौन दे रहा है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं, हथियार, जोश, जज्बा, जुनून, गोला बारूद, ये सब सच्चाई है। लेकिन जंग की एक और सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों, वो है पैसा। बिना पैसे के जंग नहीं लड़ी जाती। तो कहने की बात यह है कि वैगनर ग्रुप को फंड कौन कर रहा है कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि मॉस्को के ऊपर चढ़ दौड़ा और पुतिन की आंखों में आंखें डाल के अब ये बंदा बात कर रहा है। अब पुतिन क्या करने वाले, पुतिन का अगला एक्शन क्या है? पुतिन अपने करीबियों से बात कर रहे हैं इस वक्त। पुतिन वॉर रूम में थे कुछ वक्त पहले तक और पुतिन की कोशिश यह है कि किसी तरह से, देख रहे हैं आप, पुतिन लगातार वॉर रूम से नजर बनाए हुए हैं। पुतिन क्या कर रहे हैं? खबर यह है कि बगावत की खबर के बाद एक्शन में आ गए पुतिन के कई देश के नेताओं से बात हो रही है। कजाकिस्तान, बेलारूस के राष्ट्रपति से बात की है पुतिन ने, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी बात की है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी पुतिन बात कर चुके हैं। अब तक एर्दोगन ने पुतिन के एक्शन का समर्थन किया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने भी बयान जारी किया है। उनका कहना है लोगों से पुतिन के साथ खड़े होने की अपील की है उन्होंने। बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष से भी पुतिन ने बात की है और जो शहर कब्जा कर लिए गए हैं उन्हें वापस पाना पहली कोशिश है। और पुतिन ने इसके लिए अपने सबसे भरोसेमंद को लगाया है। एक विद्रोही को मारने के लिए दूसरे करीबी को भेजा है गला काटने के लिए। आप देख रहे हैं, यह है चेचन फोर्स। रमजान कादिरोव जो यूक्रेन में तबाही मचा रहा था, ये रमजान कादिरोव की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसकी फोर्स है। इसको भेजा है वैगनर ग्रुप के चीफ को मारने के लिए और ये ठेका कादिरोव ने ले लिया है। देखिए जरा, गद्दार को मारने निकला है ये कसाई। तैयारी ये है, वैगनर ग्रुप को चेचन लड़ाकों की चुनौती है। कादिरोव ने कहा है कि वैगनर से मुकाबला करेंगे। वो प्राइवेट आर्मी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। कादिरोव ने अपने लड़ाके रोस्तोव भेज दिए उस शहर में। कादिरोव के लड़ाके
रोस्तोव पहुंच चुके हैं जहां ये वैगनर ग्रुप मौजूद है। चेचेन विद्रोहियों का नेता है रमजान कादिरोव, जिसे आप देख रहे हैं। पुतिन और कादिरोव की बहुत गहरी दोस्ती है। कादिरोव पुतिन का कट्टर समर्थक है, पुतिन के आदेश पर कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन जंग में भी चेचेन विद्रोही लड़ रहे हैं और कादिरोव ने यूक्रेन जंग को जिहाद बताया था। यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहता है। यह शख्स पुतिन के लिए कुछ भी कर सकता है। सुनिए जरा रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब क्या कह रहे हैं। कि ये अकेला नहीं काम कर रहा है, इसके पीछे इंटेलिजेंसीज हैं और सारा का सारा दमोदार नेटो का, CIA का और अमेरिका का है कि किस प्रकार से विद्रोह करा जाए रूस के अंदर। और ये सबसे पहला विद्रोह का एक निशानी है जो कि पुतिन के अगेंस्ट हो रहा है। और अब ये जो लोग आपके कंधे से कंधा मिला के यूक्रेन की फौज से लड़ रहे थे, आज वो आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा आपके ऊपर एक सेटबैक है। तो मुझे लगता है इट विल बी अ ब्लडी वॉर। इतना आसान नहीं होगा। ये एक बहुत एम्बैरेसमेंट है पुतिन के लिए कि जो लोग आपके साथ थे वो अगेंस्ट हो। तो आप सुन रहे थे जो हालात रूस में, पुतिन किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। वो हर हाल से वैगनर ग्रुप के विद्रोह को बातचीत के जरिए या फिर ताकत के जरिए कुचल देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि मोदी विरोधी गुट में फूट हो गई है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका में थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सिंगर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए, मैरी को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए। आखिर क्यों पांव छुए ये मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री अमेरिका में थे जहां सम्मान मिला, उनके लिए लोग दंडवत साष्टांग भी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लेकिन विरोधी जो प्रधानमंत्री मोदी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे, अब उनमें आपस में फूट हो गई। वो आपस में एक साथ आने को तैयार नहीं है। जरा देखिए क्यों विरोधियों में भगदड़ मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की यह तस्वीर दुनिया भर में चर्चा में है। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय राष्ट्रगान के बाद अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन ने जैसे ही पीएम मोदी के पैर छुए, पूरा स्टेडियम मोदीमय हो गया। विदेशी धरती पर मोदी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया उन्हें पलकों पर बिठा रही है। चीन पाकिस्तान की रातों की नींद गायब है। दशकों बाद विदेशी धरती पर हिंदुस्तान का ऐसा रुतबा देखने को मिल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। विरोधियों की बैठकें हो रही हैं। यहां मोदी हटाओ अभियान चल रहा है। उन्हें सत्ता से हटाने के लिए सारे तकड़म आजमाए जा रहे हैं। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि सबके चेहरे बेनकाब होने लगे। 23 जून को केजरीवाल मोदी हटाओ बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर साजिश का इल्जाम लगा दिया और उस पर मोदी से साठगांठ का आरोप लगाया। तो उधर लालू की पार्टी ने भी केजरीवाल को तानाशाह करार दे दिया। तो सवाल ये, क्या विपक्षी दल इस तरह से मोदी को रोक पाएंगे? क्या विपक्षी दलों का ये जमावड़ा एक दूसरे को निपटाने का है, जिसे मोदी हटाओ नाम दिया गया है? भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, हराने के लिए गुट बना, उस गुट में कैसे फूट हो गई। उस गुट में पहले कोशिश क्या थी, देखिए जरा। कोशिश ये थी, देख रहे हैं आप, कोशिश ये थी कि नीतीश मोदी विरोध का चेहरा बनना चाहते थे। नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। सभी विरोधियों को इसीलिए नीतीश एक करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश को उम्मीद थी कि बैठक में कुछ फैसले हो सकते हैं। नीतीश विपक्ष गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या? बैठक के बाद ऐसी कोई घोषणा हो नहीं पाई। पटना में 15 सियासी दल इकट्ठा हुए और इनमें से 6 सीएम थे, 5 पूर्व सीएम थे और विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश हो रही थी। इस दौरान विपक्ष की फूट पहले दिन ही सामने आ गई। विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल गायब हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही केजरीवाल निकल गए थे।
केजरीवाल अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं। अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल चाहते थे कि बैठक में अध्यादेश पर चर्चा हो, कांग्रेस समेत सभी 15 दल उनका साथ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अध्यादेश की बात रखी जाए। बैठक में विपक्षी एकता पर ज्यादा चर्चा हुई, अध्यादेश पर नहीं हुई। दिल्ली वाले अध्यादेश को खास जगह ही नहीं मिली, केजरीवाल नाराज हो गए। नाराज केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल गए। केजरीवाल के रुख पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी क्या कही? शिवानंद तिवारी ने कहा है ये तो तानाशाही है, सबसे पहले आपके मुद्दे पर ही कैसे बात हो सकती है, इसलिए सभी ने उनको खास भाव नहीं दिया। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए इस मामले पर जो अगवानी कर रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और तेज प्रताप क्या कह रहे हैं। देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। ढोल बज गया, आप मोदी जी चले गए। ढोल बज गया, आप मोदी जी चले गए। ढोल बज गया, आप मोदी जी चले गए। तो तेज प्रताप कह रहे हैं मोदी जी चले गए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल हो गया है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप देखिए जो मोदी को हराने की लड़ाई थी उसमें क्या हो गया है। सबसे पहले केजरीवाल क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि हमने चिट्ठी लिखी थी, जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा चिट्ठी में गंभीरता ही नहीं दिखी, आपकी जवाब क्या देते। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है अध्यादेश पर रुख साफ करे कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कह रही है समर्थन नहीं तो साथ मीटिंग नहीं करेंगे। कांग्रेस का कहना है आप भी कई मुद्दों पर साथ नहीं थे। आम आदमी पार्टी कह रही है एक मौका दीजिए, मिल तो लीजिए। कांग्रेस कह रही है राहुल ने अकेले मिलने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी एक कप चाय तो पिलाइए। कांग्रेस हमारे यहां मीटिंग फिक्स करने की प्रक्रिया है, ऐसे चाय नहीं पिलाते। आम आदमी पार्टी कह रही मिलने का वक्त दीजिए। कांग्रेस कह रही है आप मिलने के लिए बेताब क्यों हैं। अब समझिए, अब इस बातचीत में सब कुछ समझ आ रहा है, कौन किस किस से कितना हाथ मिला रहा है और हाथ मिलाने वाला कितना गले मिल पा रहा है। अब सुनिए जरा, आज बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बयान संजय सिंह का ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जिन लोगों से मिल रही थी कल पटना में, उन सबको ही ये गाली देते रहे। सुनिए जरा। आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ।
सोचिए जरा, संजय सिंह जिन सब का नाम ले रहे थे, कल खुद केजरीवाल इन सब के साथ बैठे थे। पॉलिटिक्स है। आइए इस बीच एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका में थे। प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की विरोधियों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन तस्वीर देखिए, अखबार देख रहे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अमेरिका के जितने अखबार हैं सब में सुबह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। देखिए, बाइडेन के साथ तस्वीर देख रहे हैं, दूसरा देखिए संसद में तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे देखिए यूएसए टुडे हो, द वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, जितने अखबार आज सुबह जब अमेरिका में लोगों की आंख खुली पटना में बेशक विरोधी पहले तो मोदी को हराने की तैयारी में थे, फिर खुद में फूट हो गई। लोगों ने जब आज अमेरिका में गुड मॉर्निंग हुई और अखबार उठाया तो यह था। वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, अमेरिकी संसद में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कई सांसद उनके हाथ मिलाने के लिए खड़े थे उनसे। मोदी का दौरा चीन के लिए गुप्त संदेश है। बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बताया है। यह दिखाता है कि चीन को लेकर अमेरिका की नीति बदल रही। अगला अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, बाइडेन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। बाइडेन भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और सैन्य तकनीक से भारत को और मजबूती मिलेगी। अमेरिका इस दौरे से चीन को भी संदेश दे रहा है, पीएम मोदी देश की नब्ज पहचानते हैं। सोचिए, अखबार भी पहचान रहा है कि मोदी देश की नब्ज पहचानते हैं। विरोधी अपनी नब्ज टटोल रहे हैं, मोदी जनता से सीधे जुड़ते हैं। अगला अखबार सीएनएन लिख रहा है, बाइडेन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। सीएनएन का पोर्टल है, मोदी का शानदार स्वागत कूटनीति का अच्छा उदाहरण है। आज दुनिया के सभी देश भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है। हर चुनौती से निपटने में भारत की अहम भूमिका है। तो मोदी को हराने वाले क्या कर रहे थे इस दरमियान, आइए मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा दिलचस्प है, जब मोदी को हराने के लिए बड़ी बड़ी बैठक हो रही थी, ये सब मिल रहे थे, देख रहे हैं मोदी का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। जब कल ये सब मिल रहे थे मोदी को हराने के लिए, तब आप जानते हैं क्या हो रहा था। मोदी कहते हैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीजेपी कह रही है ये सब इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सब पर करप्शन के आरोप हैं, इसलिए चाहते हैं मोदी हटाओ तभी बचेंगे। जब ये मिल रहे थे तो केरला में कांग्रेस का अध्यक्ष गिरफ्तार हो गया था। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये सुधाकरण की तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में। वहां राहुल बैठक कर रहे थे, यहां सुधाकरण उठा लिए गए थे, सुधाकरण से पूछताछ हो रही थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं तस्वीर, सुधाकरण नजर आ रहे हैं, ये आपको कांग्रेस के केरल के प्रदेश अध्यक्ष, और पुलिस ने उठा लिया भ्रष्टाचार के आरोप में, धोखाधड़ी के आरोप में। सोचिए, यानी 23 को पटना में मोदी को हटाने की तैयारी थी। यही कह रही है बीजेपी कि इसीलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें डर है करप्शन पर कार्रवाई हो रही। कांग्रेस नेता सुधाकरण पर शिकंजा कसा, धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए। केरल पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा इन्हें। घंटों पूछताछ के बाद सुधाकरण को जमानत मिली। केरल की कोच्चि पुलिस ने उनसे 7 घंटे पूछताछ की। सुधाकरण का करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में नाम आया था। नकली एंटीक डीलर मोनसन के साथ यह धोखाधड़ी की गई और केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुधाकरण। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह तो सिर्फ एक अध्यक्ष है। बीजेपी कहती है सब इसीलिए मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि इन सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब आपको बताता हूं, जितने लोग कल मिले, क्या ये सब पाक साफ हैं या सब पर आरोप है? देखिए जरा, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जमानत पर है। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, जमानत पर है। लालू यादव जमीन के बदले नौकरी का मामला चल रहा है, चारा घोटाला में सजा याफ्ता है। राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में नाम है। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के नेता रहे, शिक्षक भर्ती घोटाला, जेल में है। हेमंत सोरेन अवैध खनन के मामले में आरोप है। एमके स्टालिन तमिलनाडु, चलिए, बिजली मंत्री इनके जो थे वी सेंथिल गिरफ्तार हो गए हैं। सेंथिल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है। संजय राउत पात्राचाल घोटाले में जमानत पर है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के आरोप इनके ऊपर लगे। ये सारे लोग, इनके नेता
मोदी को हराने के लिए कल मिले, लेकिन ताज्जुब की बात यह है बीजेपी कहती है इन सब पे आरोप है। देखिए जरा, लेकिन उसके जुदा दूसरी तस्वीर देखिए। ये सब चाहते हैं 24 में मोदी को हटा दें, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अमेरिका में मोदी के पांव छुए जा रहे हैं। आपको याद होगा पपुआ के पीएम भी मोदी के पांव छू रहे थे। ये सिंगर जो आप देख रहे हैं, सिंगर मैरी मिलबेन, उन्होंने देखिए जरा, उन्होंने पहले राष्ट्रगान गाया और उसके बाद वो आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए। जरा सुनिए वो क्या कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week, to have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian national anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion in all of their voices, and so a true honor to be here tonight. लेकिन सोचिए, विरोधी मोदी को हराना चाहते हैं, वो चाहते हैं सब एक हो जाएं, उसके बाद मोदी को हराया जा सकता है। क्या सब एक होने पर मोदी को हराया जा सकता है? एक टेस्ट आपको दिखाता हूं। मोदी को हराने के लिए यह टेस्ट हुआ था 2019 में। एसपी और बीएसपी साथ आ गई थी। मायावती को देख रहे हैं, डिंपल यादव मायावती के पांव छू रही, अखिलेश की पत्नी। मायावती और अखिलेश साथ आए मोदी को हराने के लिए, योगी को हराने के लिए 2019 में। लेकिन क्या साथ आने पर हुआ क्या? यह एक लिटमस टेस्ट भी था जो ये बताता है कि सारे विरोधी एक होकर मोदी को हरा पाएंगे। यूपी में 80 सीटें, यहीं से जरा टेस्ट का रिजल्ट ले लीजिए। देखिए आप, ये देख रहे हैं, अखिलेश साइकिल पर है, मायावती बहन जी हाथी के साथ हैं। मोदी को हराने के लिए 19 में अखिलेश और मायावती साथ थे। दोनों ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश में साथ साथ कई रैलियां भी कर ली। चुनावी मंच पर मुलायम मायावती भी साथ दिखे थे, मुलायम माया साथ साथ बैठे भी मंच पर, और खुले मंच पर डिंपल यादव ने पांव भी छुए, जो मैंने आपको दिखाई तस्वीर। लगा था उत्तर प्रदेश में बीजेपी साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों बड़े दल एक साथ आ गए। अपना अपना वोट बैंक मिलाकर जब लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे। मोदी की आंधी में सब हवा हो गए। अखिलेश यादव को देखिए जरा, कुल 80 सीटें हैं यूपी में लोकसभा की। अखिलेश को मिली 5 मिलने के, मायावती और एसपी साथ लड़ी जब। बीएसपी को मिली 10 और बीजेपी प्लस के खाते में आई 64 सीट्स, जिसमें अकेले बीजेपी के पास 62 सीटें 2019 में। कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी जीत पाई थी रायबरेली में, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी ने सम्मान में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। अमेठी से राहुल गांधी का बोरिया बिस्तर बंद गया। इस चुनाव में अब परसेंटेज देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को 51.5% वोट मिला था। बीएसपी, एसपी, आरएलडी को मिला ले तो 39.2%। यहां 51 और कहां 39, 10% से ज्यादा का डिफरेंस है। समाजवादी पार्टी को 18% और मायावती को 19.5% वोट मिला था जब मिलकर चुनाव लड़े थे तब। जयंत चौधरी की आरएलडी को 1.7% वोट मिला था। राहुल गांधी की कांग्रेस को 6.5% वोट मिला था। यह है मिलकर लड़ने के बाद का रिजल्ट, जो बताता है कि एसपी बीएसपी साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाए। तो हर राज्य में अगर ये साथ मिलकर लड़ेंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा, एक बुनियादी सवाल। अब जरा सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। कल की मीटिंग थी, ये ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनी थी, ये मीटिंग बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए बनी थी। और जब ऑर्डिनेंस का वक्त आएगा तो कांग्रेस उसमें अपना फैसला करके वो बता देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी कोई मतलब घबराने की कोई बात है। फोटो सेशन के अलावा वो कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि लालू जी लिट्टी खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, राहुल जी को कह रहे हैं जरा शादी उदी कर लो। वो एक फोटो सेशन नहीं तो और क्या था। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला बिहार आकर के क्या कर लेंगे, और लालू जी, नीतीश जी जम्मू कश्मीर जाके क्या कर लेंगे? अगर है हिम्मत तो किसी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे खड़े। आइए, अब बड़ी बात यह है कि यह सब क्या
मिलेंगे आपस में, मिलकर लड़ेंगे आपस में, कह तो रहे हैं। अब देखिए मिलकर लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। अलग अलग राज्य के हिसाब से मैं बताऊंगा, इनके नेता अलग, इनके कैडर अलग। वही एसपी बीएसपी वाला गठबंधन कॉम्बिनेशन जो यूपी में फेल हो गया, वो हर जगह होगा। दिल्ली का उदाहरण लीजिए। विपक्षी गठबंधन जमीन पर आसान नहीं है। एक दूसरे की विरोधी पार्टियों के साथ आने की चुनौती है। कार्यकर्ताओं को साथ लाना सबसे मुश्किल है। दिल्ली कांग्रेस ने आलाकमान को संदेश दे दिया है, अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देना उचित नहीं है। केजरीवाल भरोसे के लायक नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ लड़ना बड़ी चुनौती है। तो दिल्ली में गठबंधन कैसे कामयाब होगा, फेल होगा। पंजाब चलिए, पंजाब में कांग्रेस और आप कैसे लड़ेंगे? पंजाब में आप कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई है, यानी इनको हराकर ये सत्ता में आए, अब साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे? आप कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान से मुलाकात की थी। पंजाब सरकार पर कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का आरोप है। ऐसे में पंजाब में आप कांग्रेस का गठबंधन कैसे होगा? अब आइए पश्चिम बंगाल चलिए। ये दो पॉजिटिव नेगेटिव धुर विरोधी कैसे मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के बीच तू मैं चल रही है। पटना में विपक्ष की बैठक में कांग्रेस टीएमसी शामिल थी। उधर अधीर रंजन चौधरी ममता पर निशाना साध रहे थे। अधीर ने कहा कि टीएमसी को तो चोर है। ममता ने भी बैठक में कांग्रेस को नसीहत दे दी। बंगाल में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध गलत है। ममता कांग्रेस का गठबंधन होने पर भी सवाल उठ गए हैं। अब देखिए यह गठबंधन कैसे होगा। इनके नेता शुरू से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, इनके काडर सड़क पर लड़ते रहे। अब ये मिल जाएंगे तो वोटर कैसे मिलेगा? महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन को लेकर पेच है। कांग्रेस उद्धव गुट की विचारधारा बिल्कुल अलग है। सरकार बेशक बना ली हो, उद्धव वीर सावरकर को महान मानते हैं, राहुल सावरकर पर सवाल उठाते हैं। उद्धव औरंगजेब को आक्रांता बताते हैं और कांग्रेस औरंगजेब पर चुप्पी साधे रखती है। ऐसे में दोनों पार्टियों का गठबंधन आसान नहीं है। ये वो नजीर है जो बताती है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी एक नहीं हो सकते। जरा सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं और शिवराज क्या कह रहे हैं। फिर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फोटो सेशन था तो फिर बीजेपी को इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मीटिंग के बारे में क्यों बोलने के? आराम से रहें, शासन चलाएं, उनको कौन रोके हुए है? लेकिन सच्चाई ये है कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी का नींद उड़ा हुआ है। बीजेपी अच्छी तरह से समझ रही है कि सचमुच में ये गोलबंदी हो गई तो हम लोग 100 सीट के नीचे चले जाएंगे। 6 महीना के अंदर अंदर शिवराज सिंह चौहान ही खुद अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सब मिलकर लड़ेंगे तो मोदी को हरा लेंगे? देश के लोग क्या सारे विरोधियों के साथ खड़े हो जाएंगे? मैं आपको उदाहरण के साथ बताने जा रहा हूं। भारत के लोग अब बहुत परिपक्व हो चुके हैं। वो हंग मेजॉरिटी नहीं देते, हंग असेंबली नहीं होती है, न लोकसभा होती है। अब जो भी होता है वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं। देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर सब कुछ कह रही है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? शुरू करते हैं अब तक जितने चुनाव हुए हैं। अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला ट्रेंड देखिए, जहां जिसकी सरकार आती है पूरी मेजॉरिटी से आती है। मोदी आए या विरोधी आए, जो आएगा मेजॉरिटी से आएगा। उदाहरण देखिए, 2022 में योगी वापस आए सत्ता में। यूपी की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया योगी आदित्यनाथ को। एनडीए को 275 सीटें मिली, योगी को अकेले 252 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 2019 में भी बीजेपी जीती थी। कहने का मतलब यह है कि चुनाव असेंबली का हो या लोकसभा का हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। एक आदमी की सरकार जोड़ तोड़ कर सरकारें अब बनने का ट्रेंड बदल गया है। अब देखिए जरा पश्चिम बंगाल उदाहरण आपके सामने।
21 में ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। ममता की टीएमसी को 214 पर जीत मिली, बीजेपी को 76 पर संतोष करना पड़ा। बंगाल में विधानसभा की 292 सीटें हैं, यानी पूरी मेजॉरिटी के साथ ममता भी आई। अगला उदाहरण लीजिए, गुजरात चलिए। 2022 में भूपेंद्र पटेल दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। 22 में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, बीजेपी को 156, कांग्रेस को 17 सीटें मिली। गुजरात में 182 सीटें हैं। यहां बीजेपी 1990 से सत्ता में है, पूर्ण बहुमत यहां भी मिला। दिल्ली में केजरीवाल को हमेशा पूर्ण बहुमत मिला है। 2020 में केजरीवाल की वापसी हुई, दिल्ली में आपने 62 सीटें जीती थी और बीजेपी को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। हिमाचल चलिए, यहां भी कांग्रेस जीती पूरी मेजॉरिटी के साथ। 2022 में कांग्रेस की वापसी हुई, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी और कांग्रेस के 40 विधायक चुनकर पहुंचे हैं। बीजेपी को केवल 25 सीटें मिली। हिमाचल में कुल 68 सीटें हैं। कहने का मतलब ये ट्रेंड वक्त के साथ चेंज हो गया। ट्रेंड ऐसे चेंज हो गया है कि जो जीतेगा पूरी मेजॉरिटी से जीतेगा। कुनबा जोड़कर, इधर उधर से ईंट जोड़कर जीतना मुश्किल है। क्या कह रहे हैं जरा पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें सुनिए। गठबंधन की सरकारें हमेशा और स्थिरता के घेरे में घिरी रही है और अनिश्चितता का वातावरण रहा है और सरकारें असमय गई भी हैं। जो सरकारें गठबंधन की अपनी अवधि पूरी कर पाई हैं, उनके अंदर भी गठबंधन के साथियों के दबाव में प्रधानमंत्री हमेशा कई बार नीतिगत निर्णय से बचते रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में हमने देखा है कि विदेश नीति के स्तर पर भी गठबंधन के दबाव में पैर वापस लेने पड़े हैं। लंबा एक कालखंड चलने के बाद ये समझ में आया कि ये तो गठजोड़ की सरकारें ज्यादातर निर्णय नहीं ले पाती हैं, जनता के हित पीछे छूटते हैं और इस वजह से फिर से मैंडेट की सरकार आने लगी। मुझे ये लगता है कि गठजोड़ होकर भी हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कौन डिलीवर कर रहा है और उसमें मोदी के साथ डिलीवरी जुड़ा हुआ दिखता है। बड़ी बात है, जब गठजोड़ होता है तो लोगों के हित पीछे छूट जाते हैं, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।